नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत ने पार्टी नेताओं को चिंता में डाल दिया है। कर्नाटक में रुझानों के साथ ही कमल मुरझाने लगा था। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नजर भी सुबह से ही कर्नाटक चुनाव के रुझानों पर नजर आई थी। दरअसल साल के अंत में इन दिनों तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। माना जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले इन राज्यों के चुनाव पर भी असर डाल सकते हैं। यही कारण है अब इन तीनों राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के नेता अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की तो कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में सरकार बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर काबिज बीजेपी ने चौथी बार जोड़तोड़ करके सरकार बनाई थी। 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन 2020 में सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने अब भी वो चुनौतियां हैं जो 2018 में थी। राजस्थान की बात करें तो वहां सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तकरार लगातार जारी है। पायलट जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात के जरिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं। बीजेपी के यहां बिखरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि 3 हिंदी भाषी राज्य के चुनावों को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। तो देख रहे हैं हम कि लगातार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो सियासत है वो गरमाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की और या तो राजस्थान की, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार कांग्रेस कार्यालय में हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं काफी उत्साह का माहौल जो था वो देखने को मिला और इसके साथ ही लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस लगातार आगे है। इसके चलते मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल जो था वो देखने को मिला। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने जश्न मनाया जो गया। पटाखे फोड़े जा रहे हैं। नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। इधर बता दें आपको पूर्व मंत्रियों के भी बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भी हमने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार हलचल जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि राजस्थान में भी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल जो था वो देखने को मिला। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जीत का जश्न है देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पर जाकर खुद कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई, मीडिया से चर्चा करी और कहा कि हमें भरोसा था। तो इस तरह का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी सामने आया। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत ने पार्टी नेताओं की चिंता में डाल दिया है। नेताओं को कर्नाटक में रुझानों के साथ ही कमल मुरझाने लगा है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजस्थान से चलिए ठीक है, हमारे साथ विष्णु राजस्थान से जुड़ गए। विष्णु जी, साथ ही साथ स्टेट हेड भी जुड़ गए संजय जी, और साथ ही साथ कृष्णा शर्मा भी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कृष्णा जी आपका रुख करना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय में हमने देखा कि कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जी कृष्णा। काजल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने से मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2018 में मध्य प्रदेश की सियासत ने कांग्रेस को सत्ता का सिरमौर बनाया था और किन्हीं कारणों से या कहें कि सिंधिया और सिंधिया के साथियों की बगावत की वजह से यहाँ बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन एक बार फिर उम्मीदों का जो पहरा है, उम्मीद है वो कांग्रेस को दिखी है
कर्नाटक सरकार बनने से और मध्य प्रदेश के पीसीसी कार्यालय में जोरदार आतिशबाजी हुई है। जोरदार आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा गया है। और जो पूर्व मंत्री उमंग सिंगार हो या पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हो, उनका दावा है कि आने वाले 2023 नवंबर में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो 170 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का धर्म का मसला है, जिस तरह से कर्नाटक में बजरंगबली को लेकर, बजरंग दल को लेकर, हिंदू और मुस्लिम को लेकर लगातार चुनाव लड़ा गया था, वो पूरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि जनता सिर्फ और सिर्फ इस समय विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है। और जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ जनता कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, बने रहिए। डॉक्टर संजय जी, मैं आपका रुख करूंगी, स्ट्रीट हेड है हमारे साथ छत्तीसगढ़ के। जैसे कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की 2.5 साल की सीएम अघोषित एक पैक्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव इससे नाराज थे क्योंकि भूपेश बघेल अभी मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस, जैसे देखा हमने कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, तो छत्तीसगढ़ में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? जी संजय जी। कर्नाटक को सेमीफाइनल माना जा रहा था। बिल्कुल। 3 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसके चुनाव से पहले कर्नाटक को एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था। और चूंकि कर्नाटक कांग्रेस ने जीत लिया है, तो जाहिर सी बात है उसका असर जो ये तीनों राज्य है जिसमें नवंबर में चुनाव होने हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, उस पे उसका असर कार्यकर्ताओं पे बहुत ही सकारात्मक रहेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। आज बाकायदा जश्न मनाए गए पूरे छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया, मुख्यमंत्री ने मनाया। जहां तक आपने टीएस सिंहदेव की बात की, तो टीएस सिंहदेव अब नेपथ्य में चले गए हैं। उनका जरूर सरगुजा इलाके में कुछ वोटों पर उनका अधिकार है, थोड़ा सा वोट वो जरूर इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। तो और अगर कांग्रेस के साथ ना भी रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पे वो तुषारापात कर सके। अभी की स्थिति में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काफी मजबूत है। जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें सबसे मजबूत अगर स्थिति देखी जा रही है तो छत्तीसगढ़ में है। और जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में कर्नाटक के नतीजों का बहुत ही सकारात्मक असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के मनोबल पे, कांग्रेस के नेताओं पे पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा कि राजस्थान में ऑलरेडी सचिन पायलट जो है वो अपनी ही सरकार से कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं, मतलब आपस में ही फूट नजर आ रही है। तो आने वाले समय में इस कर्नाटक में जैसे हमने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, तो इसकी संजीवनी की बात करें तो किस तरह इसका असर यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलेगा? जी विष्णु जी। जी, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच जो राग चली आ रही है और ये खाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, उससे कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा था, कर्नाटक में जो जीत मिली है वो यहाँ कार्यकर्ताओं को संजीवनी की तरह काम करेगी। जी। जो सचिन पायलट के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो उन्होंने जो मामले उठाए और वगैरह वगैरह अदर नेताओं के स्टेटमेंट आए, कुछ गहलोत के आए 50-20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीद फरोख्त का जो मामला आया, कई टूटे जो कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल टूट चुके थे, उनमें एक तरह की संजीवनी मिली है, तो उम्मीद हो गई कि हम चुनाव जीत सकते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। कृष्णा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि दीपक जोशी ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हुए थे, तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। तो अगर अब जैसे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए, अब इसके बाद क्या कुछ नजारा देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का दावा है काजल की आने वाले समय में कुछ बड़े चेहरे भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से दीपक जोशी ने अपनी मजबूरियां बताई कि उनके पिताजी का सम्मान नहीं हो रहा था और एक पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के संत कहे जाने वाले यदि कैलाश जोशी का सम्मान बीजेपी में नहीं हो रहा है,
और उनके बेटे बीजेपी से खपा होकर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से अन्य विधायकों की बात आप सोच सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है काजल जी। कि जो 26 विधायक ऐसे हैं जो सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन किए थे, अब उन सीटों पर सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी के नेता थे जिन्होंने दरी उठाकर संघ के जमाने से इस पार्टी को खड़ा किया है, अब उन्हें टिकट मांगने की बात करनी पड़ रही है और लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में वो टिकट की दावेदारी करने आ रहे हैं। चाहे अनूप मिश्रा की बात करें या अन्य बड़े नेताओं की बात करें, वो अब प्रदेश अध्यक्ष से अपने टिकट की बात कर रहे हैं। और उधर जो सिंधिया खेमे के विधायक हो या मंत्री हो, उन्हें टिकट दिया गया है और वो अभी सत्ता में है, तो अब टिकट किसको मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या बीजेपी उन नेताओं को मना पाएगी जो कि खाटी बीजेपी के लोग हैं और जो हमेशा से ही बीजेपी की बात करते आए हैं और जो सिंधिया की मुखालफत के बदौलत ही पार्टी में सिरमौर पर आए हैं। तो अब निश्चित तौर से एक बड़ा सवाल होगा और मान मुनव्वल बीजेपी को करना पड़ेगा। जिस तरह से कर्नाटक में उन्हें हार मिली है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में उसका असर देखने को मिलेगा और कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, जैसे कि हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी बीजेपी के सामने कई चुनौतियां खड़ी होती हैं इस जीत के बाद। जी संजय जी। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी चुनौतियां हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति जो है आपने देखा कुछ दिन पहले ही जो है बीजेपी के कद्दावर नेता जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, 5 बार सांसद थे, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का रास्ता अख्तियार किया। और भी कई सारे नेता है जो चुनाव से पहले इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर संभावनाओं की बात करें तो आज की स्थिति में ये है कि कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में मजबूत है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी कई सारे मुद्दों को लेकर के, विशेष तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे वो कोल स्कैम का मामला हो, चाहे लिकर स्कैम का मामला हो, चाहे अभी चावल घोटाले का मामला हो, ये तीनों जो भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जा रही है, प्रयास कर रही है कि सरकार को जो है कटघरे में खड़ा कर सके, लेकिन अभी तक वो माहौल बना नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है वो अलग अलग खेमे में है, अभी एकजुट होकर के, चूंकि स्पष्ट नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लीडर कौन, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। हालांकि ये तय है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन चेहरा प्रोजेक्ट न करने के बावजूद भी जो एकजुटता होनी चाहिए पार्टी के बीच में, नेताओं के बीच में जो समन्वय होना चाहिए, जैसे कर्नाटक में आपने देखा कि कर्नाटक में कोई सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं था कांग्रेस का, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के सभी नेता, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे सिद्धरमैया हो, सब लोग एक होकर के चुनाव लड़े थे। तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दिख नहीं रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे अरुण साहू हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, जो भी कद्दावर नेता है, अजय चंद्राकर हो, वो सब एक मंच पे होकर के एक ताकत के साथ अभी दिख नहीं रहे हैं। तो जब तक वो नहीं दिखेंगे तब तक बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी विनिंग स्थिति में आएगी, ये कहना जरा मुश्किल होगा। बिल्कुल संजय जी, हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो बीजेपी के लिए बढ़ती नजर आ रही। एक बड़ा सवाल ये भी है संजय जी, जैसे कि हमने देखा कि 12 महीने में 2 से बढ़कर 4 राज्यों में अब फैल गई है कांग्रेस, तो अब आने वाले टाइम में इस पे क्या देख सकते हैं हम, इसको किस नजरिए से देख सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कमजोर हुई है, ये एक मैसेज पूरे देश में जाएगा और कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूती के साथ उभर करके सामने आ रही है। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिशें चल रही है। तो कर्नाटक के नतीजे के बाद जो है वो गठबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें मजबूती आएगी। कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्षी दल के तौर पे उभरेगा
और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में स्थिति थोड़ी सी कमजोर होगी, लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी। कांग्रेस में देखिए अभी जो है 3 राज्यों में सरकार थी, अब चौथी एक महत्वपूर्ण जो बड़ी राज्य है, कर्नाटक एक बड़ा राज्य है जहां पर उनकी सरकार आएगी, तो कांग्रेस की चाहे वित्तीय स्थिति हो, चाहे मनोबल के स्तर पर स्थिति हो, वो मजबूत होगी और उसका असर बाकी राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां पर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काफी तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। और कृष्णा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि जैसा कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी लगातार कहीं ना कहीं जश्न का माहौल कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, और इस बीच देखा हमने कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो शुरू होता नजर आया। जी कृष्णा। बिल्कुल, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, और ये भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक में था वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा था, और जो धर्म को लेकर लगातार बीजेपी के लोग बयानबाजी करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, राजस्थान में चुनाव होगा, वो फैक्टर जरूर देखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो फेल्यूर कहा जा रहा है, वो मोदी के चेहरे का फेल्यूर कांग्रेस बता रही है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो इससे इतर हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। विधानसभा चुनाव में जो अभी जीत मिली है कर्नाटक में और हिमाचल में, वो तो कांग्रेस के पक्ष में गई है, लेकिन जितने भी उपचुनाव लोकसभा के हुए हैं उनमें बीजेपी ने बढ़त हासिल की है और बीजेपी को जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो जब लोकसभा के चुनाव होंगे और मोदी चेहरा होगा, तो निश्चित तौर से मोदी का फैक्टर 2 चुनाव में 2014 और 2019 में आप देख चुके हैं। अब 2024 में भी वो फैक्टर कितना काम करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक वो फैक्टर काम कर रहा है। हाँ, विधानसभा चुनाव में जरूर राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। अब ये बढ़त मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कितना बरकरार रख पाती है, ये समय बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बीजेपी लगातार इन तीनों राज्यों का रुख करेगी और खासा फोकस करेगी, और कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देगी। जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, राजस्थान में अभी भी दोनों चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री की बात करें, उनमें टकराव की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी जमीन तलाश रही है कांग्रेस, मेहनत कर रही है। जैसे लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेके आए, तो कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई है। हालांकि सरकार नहीं है, लेकिन वादों की झड़ी अभी इस समय चल रही है कांग्रेस की। अब कितना ये वादे निभा पाती है, क्योंकि बीजेपी तो कह चुकी है कि 2018 में किसान कर्ज माफी हो या अन्य मुद्दे हो, कांग्रेस फेल्यूर साबित हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से वादे हो रहे हैं, वो कितना जनता की नब्ज टटोल पाएगी, कितना प्रभावित कर पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल कृष्णा, जैसे कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो अभी राहुल गांधी ने भी अभी एक ट्वीट किया था कि जय बजरंग बली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। तो इस तरह उन्होंने ट्वीट कर दिया था। जैसे ही उनको, जैसे अपन ने देखा कि बीजेपी में वहां पर जो था कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद इस तरह का उनका ट्वीट भी सामने आया था। और जैसे आपने योजनाओं की बात करी, तो जनता को कहीं ना कहीं सरकार योजनाओं के माध्यम से लुभाने की भी कोशिश करती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कर्नाटक की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, सबसे पहले जनता की पसंद होती है विकास, कि विकास कितना हुआ है। सबसे पहले वोट विकास पे जाते हैं, इसके बाद धर्म और अन्य मुद्दों पर जाते हैं। तो यदि जो सरकार विकास करती है वो दोबारा निश्चित रूप से लौट के आती है। अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो विकास हो रहे हैं और जो मॉडल पेश किए जा रहे हैं, निश्चित तौर से समूचे देश में उसकी चर्चा है। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं की चर्चा हर जगह होती है। तो जो विकास के मुद्दे होते हैं वो निश्चित तौर से जनता की पहली पसंद बनते हैं। अब
यह धर्म की बात है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जय बजरंगबली, इस बजरंगबली और बजरंग दल का प्रमुख मुद्दा गरमाया था, लेकिन जनता ने इसे दरकिनार कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब उछाला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से इस मुद्दे को की बात कर चुके थे। लेकिन जनता सिर्फ विकास देखकर वोट करती है और वही कर्नाटक में किया है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बारी है और यहाँ पर लोकसभा का सेमीफाइनल होगा। निश्चित तौर से इन 3 राज्यों में जो भी पार्टी बढ़त बनाएगी वो 2024 में दिल्ली का रास्ता तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि देखा हमने छत्तीसगढ़ में 2018 में सरकार बनी थी, अब 2023 में बनना है। क्या लगता है किस तरह आगे की रणनीति सरकार बनाएगी? पार्टी का क्या एजेंडा होगा जिससे कि सरकार बन सके उनकी? जी संजय जी। देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगा कि 2023 में नवंबर में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। हालांकि अभी कांग्रेस का पलड़ा मजबूत जरूर है, लेकिन अभी 6 महीने का समय है। 6 महीने में अभी बहुत सारे समीकरण बनेंगे, बदलेंगे। ईडी की जो लगातार कार्रवाई चल रही है, अभी कोल मामले को लेकर के, कोल स्कैम को लेकर के, लिकर स्कैम को लेकर के, इस बीच में चावल घोटाले का मामला भी वो भी जांच के दायरे में आ गया है। तो ये कहाँ तक पहुंचता है? जैसे कि अभी रुख दिख रहे हैं, उसमें ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे समझ में आता है, चीजें स्पष्ट होती है कि आने वाले दिनों में उनकी कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होगी। और मुख्यमंत्री ने जैसा कि 2 दिन पहले कहा कि ईडी उनको भी फंसाने के तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को भी लगता है कि ईडी की जांच जो है वो उन तक पहुंचेगी, उनका नाम भी आएगा। और जब उनका नाम उसमें आएगा, वो कहीं ना कहीं अगर आरोपी बनाए जाएंगे तो इसका असर पूरे प्रदेश में होगा। तो वो किस तरह की स्थितियां बनती है, ये तमाम समीकरण हैं अभी जो अभी बनने बिगड़ने हैं। और जब ये बनेंगे बिगड़ेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा अगले चुनाव में बढ़त किसकी होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त रहती है या कांग्रेस लेती है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है, कांग्रेस मजबूत है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अगर टीएस सिंहदेव को एक छोड़ दे तो पूरी पार्टी एकजुट है और पूरी ताकत के साथ सरकार में वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पूरा काम कर रही है। और एक अच्छी बात कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने, जो वोटर है उसको साधा है पहले दिन से ही। आपने देखा कि किसानों की कर्ज माफी का मामला हो, किसानों को धान का बोनस समर्थन मूल्य देने का मामला हो, राजीव गांधी मजदूर जो न्याय योजना हो उसकी बात हो, जिसमें मजदूरों को जो कृषक मजदूर है उनको सालाना पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो किसान और मजदूर केंद्रित है। बिल्कुल, तो और वही सबसे बड़ा वोटर होता है और वही निकल करके वोट करने आता भी है। तो अगर वो कांग्रेस के साथ रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होगा। और बिल्कुल संजय जी, हमको ये भी देखना होगा क्योंकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसका पल्ला भारी नजर आता है। लास्ट, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। विष्णु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राजस्थान में जैसे कि देखा कि 2018 में सरकार बनी थी, अब 2023 में सरकार बननी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हम आपस में फूट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है सरकार के प्रति। तो क्या लगता है किस तरह पार्टी काम करेगी, किस तरह आगे वर्क करेगी जिससे कि पार्टी मजबूत हो सके इनकी? जी विष्णु जी, कांग्रेस सरकार में लगातार चली आ रही डिप्टी सीएम और गहलोत सीएम, इन दोनों की तकरार में कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ भी सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का ही है और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने भ्रष्टाचार का मुद्दा ही पकड़ा है। तो आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार का मामला था, मेंबर का गिरफ्तार होना, उसको वही मामला युवाओं को साधने के लिए उन्होंने वही मामला उठाया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा गहलोत आने वाली सरकार से। जी, इसमें कौन सा किधर जाए।
चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती हुई कहीं ना कहीं नजर आई। वहीं हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं में कांग्रेस की जीत को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। साथ ही राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह जो था वो देखने को मिला। कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी लगातार भेंट मुलाकात के जरिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं। बीजेपी यहाँ बिखरी हुई है नजर आ रही है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनावों को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है। बाकी न्यूज अपडेट के लिए आप